हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि हमें बीटेक क्यों करनी चाहिए। और अगर सपोज करो हमने बीटेक कर ली तो हमारे पास और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि बीटेक करने के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा गिनाए जाते हैं हमारे समाज में। तो इन सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल लर्निंग एस्पिरेंट में सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, हमने लिखा है कि बीटेक कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मतलब पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत सारे बच्चों ने बीटेक की एग्जामिनेशंस, बीटेक कोर्स को पूरा किया है। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें आगे करना क्या है। तो ये 5 सवाल हमने लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम बीटेक करें तो करें कहाँ से। देश में लगभग 2000 से ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पर आपको इस चीज़ की बिल्कुल अपर्याप्त जानकारी है कि हमें कॉलेज कौन से चूज करने हैं, किस कोर्स में हमें दाखिला लेना है और इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है। तो मैं सबसे पहले उस सवाल के जवाब ढूंढूंगा कि बीटेक हमें करना कहाँ से। दूसरा हमारा ये है कि जो बीटेक को लेके हमारे समाज में जो एक अज्ञानता वाली जो सिचुएशन है, लोगों के पास बीटेक की जो पर्याप्त जानकारी नहीं है, उसको भी हम लोग क्लेरिफाई करेंगे कि क्या बीटेक करना समाज में बेरोजगारी का दूसरा नाम है। तीसरा कि बीटेक में हमारे पास करियर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगला है कि आपने देखा होगा कि जितने भी आईआईटीज और एनआईटीज और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे से मोर और लेस ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या अलग है दूसरे कॉलेजेस से। और आजकल आपने ये देखा होगा कि बीटेक के बच्चे इंजीनियरिंग कोर्सेज को छोड़ के और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जम के कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर एग्जामिनेशंस हो, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो इन सारे सवाल के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि करें कहाँ से, करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और हमें आईआईटीज और अपने कॉलेजेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस आईआईटीएंस ही इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं। प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी सक्सेसफुल हैं, पर इसकी संख्याएं कम है। तो अब मैं इन सारे सवाल के जवाब एक एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हितकर हो सकता है। अगर आप सारे सवाल को जानें तो आपको ये पता चल पाएगा कि हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। जो बच्चे अभी 12वीं की एग्जामिनेशन पास करी हैं, उनको ये पता चल पाएगा कि वो किस कॉलेजों में दाखिला लें, क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। इन सारे सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देखूंगा और आप हमारे वीडियोज में बने रहें। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग बीटेक करें कहाँ से। अगर सपोज करो आपने अभी 12वीं की एग्जामिनेशन पास की है, तो आप सबसे पहले कॉलेज सर्च करने लग जाते हो कि भाई हमें बीटेक करना कहाँ से है। आपने जेईई की एग्जामिनेशन दी, आपके अच्छे रैंक्स आए, तो आपको आईआईटी या एनआईटी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। अगर आईआईटी या एनआईटी मिल गए, फिर आप उसमें रैंकिंग की तलाश करते हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। अगर आपको जेईई में आपके अच्छे स्कोर नहीं आए, फिर आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है या कौन सा कॉलेज खराब है। आप दूसरों से उसकी ओपिनियन लेते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, ये खराब है। और हर स्टेट में कुछ कॉलेज अच्छे हैं, कुछ कॉलेज बहुत ही खराब है, जो इंजीनियरिंग के नाम पे कलंक है, आप कह सकते हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आप अपने बच्चे के लिए बीटेक कोर्स में दाखिला किन किन पैरामीटर्स पे लेंगे, क्या जिस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है वो कॉलेज अच्छा है, या जिस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट बहुत पुरानी है वो अच्छा है, क्या जिस कॉलेज के फैकल्टीज अच्छे हैं वो अच्छा है, या जिस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वो अच्छा है, या जो कॉलेज सिटीज में है क्या वो कॉलेज अच्छे होते हैं। मैं बोलूँगा इन सारे पैरामीटर्स के आधार पे अगर आप अपने बच्चों की दाखिला किसी भी बीटेक कॉलेज में करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत और बच्चों के साथ धोखा है। देखिए आजकल क्या है
कि बच्चों के एडमिशन्स के 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तो होता है काउंसलिंग, कि आप काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को एडमिशन करवाएं। तीसरा होते हैं आजकल एकेडमिक काउंसलर, जो आपको कॉल करके कॉलेज की खासियत बताते हैं, फिर आपको वो राजी करते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। और तीसरा प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं चीटिंग। चीटिंग का मतलब है कि आपको किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया, उनके पास खुद ही पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन वो उस कॉलेज को इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगा आपके सामने कि ये हमारे देश का सबसे अच्छा कॉलेज हो। तो इन सारे फिजूल की बातों में ना पड़ते हुए मैं आज आपको 5 पैरामीटर्स बताने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं कि ये कॉलेजेज हमारे बच्चे के लिए सबसे अच्छा है और ये कॉलेजेस हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने 5 पैरामीटर्स क्या लिखा है। सबसे पहला हमने लिखा है NIRF। देखिए NIRF का मतलब क्या होता है। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू हर साल टॉप 200 कॉलेजेस की एक रैंक लिस्ट निकाली जाती है। कितने कॉलेजेस की? टॉप 200 कॉलेजेस की एक रैंक लिस्ट निकाली जाती है। टॉप 200 कॉलेजेस की एक रैंक लिस्ट निकाली जाती है और इसके माध्यम से आपको ये पता कर पाते हैं आप कि ये देश के सबसे अच्छे 200 कॉलेज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जिस भी कॉलेज में आप बच्चों का दाखिला दिलवाना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि क्या वो NIRF रैंकिंग के टॉप 200 कॉलेजेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी रैंकिंग पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई है, वो बोलते हैं ARIA, एरिया बोलते हैं इसको हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स। और ये भी रैंकिंग की दूसरी पॉलिसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ही हर साल कैरी आउट की जाती है। इससे भी आपको टॉप कॉलेजेस का पता चल सकता है। NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जिसमें कॉलेज की लेबोरेटरीज, फैकल्टीज की प्रोफाइल्स अच्छे हों, वहां पे NBA की ग्रेडिंग दी जाती है उसको। और चौथी होती है NAAC, नेशनल एक्रेडिटेशन एकेडमिक काउंसिल, जिसकी सबसे अच्छी एक्रेडिटेशन मानी जाती है A+, फिर A, फिर B++, B+, B, C+, अकॉर्डिंगली इसकी ग्रेडिंग होती है। जो A+ की कॉलेजेस हैं वो सबसे अच्छी होती हैं। और फिर फाइनली होता है प्लेसमेंट। जिन भी कॉलेजेस के पास NIRF की टॉप 200 की रैंकिंग है, अगर मान लो जिस कॉलेज की रैंक टॉप 200 में है, वो डेफिनेटली ARIA में अच्छे कॉलेजेस के रैंक्स में होंगे, वो डेफिनेटली NBA ग्रेडेड होगा और उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। तो आपको इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे अपने बच्चों का दाखिला करवाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कॉलेज को सर्च करना है कि वो NIRF के रैंक में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो टॉप 200 कॉलेजेस में आ रहा है तो आप मानिए कि वो डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है, उसमें फैकल्टीज भी अच्छी होगी, प्लेसमेंट भी अच्छा होगा और वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। इसमें आपके IITs भी हैं, इसमें आपके NITs भी हैं, इसमें आपके सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। मीन्स जो भी देश के सबसे अच्छे 200 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसकी एक रैंकिंग बनाई जाती है हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू। आप NIRF की वेबसाइट पे जाके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके इस रैंक लिस्ट को देख सकते हैं। और सबसे पहला काम ये कीजिए, आप चेक कीजिए कि क्या वो टॉप 200 कॉलेजेस में है, क्या वो ARII के रैंकिंग में है, क्या वो NBA एक्रेडिटेड है, क्या वो NAAC एक्रेडिटेड है, क्या वो प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा है हमारे बच्चों के लिए। अगर ये 5 क्राइटेरिया आपने अपने बच्चों के एडमिशन से पहले एक्सरसाइज करा तो आप मान लीजिए कि आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में हो रहा है। इसमें हमेशा NITs और IITs टॉप रैंकर्स होते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज की रैंकिंग NITs और IITs से भी अच्छी है, तो आप मान लीजिए कि उसकी फैसिलिटीज और उनकी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से अच्छी है। आप इसमें अगर आप बात करें तो जैसे
जो लोअर एनआईटीज हैं उससे कुछ अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है। मैं किसी कॉलेज का नाम यहाँ पॉइंट आउट नहीं करूँगा, आप खुद समझदार हैं। आप NIRF की रैंकिंग लिस्ट में जाइए, अच्छे कॉलेज का चयन कीजिए और अपने बच्चों की दाखिला करवाइए। ARIRA ये नई रैंकिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के थ्रू, ये भी अच्छी, इसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस के बारे में। NBA ग्रेडेशंस, NAC और प्लेसमेंट, ये 5 क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशंस के, और जिनके पास ये क्राइटेरिया है, जिनके पास ये रैंक लिस्ट है, डेफिनेटली वहां पे फैकल्टीज भी अच्छी होंगी, प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी होगी, लेगेसी तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है, और बच्चे का एक स्वर्णिम भविष्य भी आप पा सकते हैं। तो आपको किसी काउंसलर की कोई जरूरत नहीं होगी, आपको किसी भी कॉलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी और से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन दिलवाना चाह रहे हैं, आप पहले उसका नाम इन रैंक लिस्ट में सर्च कीजिए। सबसे पहला ये NIRF, दूसरी ARIA, NBA, NAC और फिर प्लेसमेंट, इनके थ्रू आप वर्ल्ड रैंक के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और आपके बच्चों का चयन भी अच्छे कॉलेजेस में होगा। अब हम लोग देखेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन बीटेक। मिस बीटेक की दाखिला आपने बच्चों की करवा दी, अब वो बच्चा क्या करेगा, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। अब देखिए कि अगर आपने बीटेक, जो कि 4 साल का एक कोर्स है, अगर आपने वो पूरा कर लिया, चाहे आपके ब्रांचेस कोई भी हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ट्रिपल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, या आप कोई भी इंजीनियर हो, तो बीटेक की 4 साल की पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आता है कि हम करें क्या। क्या हमें गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें प्राइवेट जॉब्स में चले जाना चाहिए, या आजकल जो एक नई प्रचलन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काफी प्रमोट किया हुआ है, कि क्या हमें स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहिए। देखिए, ये 4 बेसिक फंडामेंटल जॉब अपॉर्चुनिटीज बोल लीजिए आप, या कैरियर अपॉर्चुनिटीज बोल लीजिए आप, जो हमारे बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है। जिनकी प्लेसमेंट हो गई वो डेफिनेटली ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो हम उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। या जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें करना क्या है, उनके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप बीटेक पूरा कर लेते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि हमें या तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, दूसरा आप सोचते हो कि चलो गवर्नमेंट सर्विस अगर ना हुआ तो हम प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, आप स्टार्टअप्स की तरफ जा सकते हैं, जिसको आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काफी प्रमोट किया जा रहा है। और चौथा है आपका हायर स्टडीज। हायर स्टडीज का मतलब है कि आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, आप पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री ले सकते हैं, आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आप एक रिसर्चर बन सकते हैं, आप एक एकेडमिशियन बन सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर सपोज करो आपने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने का प्लान किया, तो बीइंग एन इंजीनियर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपको जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट के अंदर। अगर सपोज करो किसी बच्चे को ये समझ आया कि मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर पाऊँ, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें कहाँ कहाँ ऑप्शन मिल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। स्टार्टअप्स कैसे करें इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा आपको, और हायर स्टडीज में कैरियर के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मैं आपको बता दूं, हर साल हमारे देश के अंदर लगभग 15 से 17 लाख बच्चे बीटेक क्वालिफाई करते हैं। मतलब 15 से 17 लाख बच्चे जो हैं ये हर साल बीटेक ग्रेजुएट हो रहे हैं हमारे देश में। अब देखिए, 15 से 17 लाख बच्चों में हर किसी को जॉब तो मिल नहीं सकता, मिलना चाहिए पर मिल नहीं रहे। जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितनी है, हार्डली 1 से 1.5 लाख बच्चों को जॉब मिल पाती है। रेस्ट बच्चे तैयारियों में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए प्लानिंग करते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के हालात बहुत अच्छी नहीं होती है
एक स्ट्रगल होता है बीटेक के बच्चों के लिए जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है। उनकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को अगर आप जज करेंगे तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि जिस कोर्स को कभी इतनी तवज्जो दी जाती थी, आज ये कोर्स इतना बेकार क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी भी बीटेक कोर्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है जितना पहले हुआ करती थी। फर्क बस इतना सा है कि आपने और हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है। सिस्टम को बिगाड़ने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है कि जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज भी ऐसे इंजीनियर हैं हमारे देश के अंदर जिससे हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर चल रही है, जिसको हमारे देश की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंजीनियर बेकार है, कमी आप में है। आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को स्किल्ड कीजिए। आपकी आवश्यकता हमारी सोसाइटी को है, हमारे देश को है, हमारे समाज को है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप 100% का एक पैमाना लेके चले, अगर हम 100 बच्चों का पैमाना लेके चले तो 100 में से कम जो हमारे 70% बच्चे होते हैं वो प्लानिंग करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। 100 में से 70%। और ये खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स के बच्चे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, बिहार हो, इनके ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट सर्विस की तरफ अपने आप को काफी अवसर ढूंढते हैं। लगता है गवर्नमेंट सर्विस अगर करा तो ही जिंदगी अच्छी है, वरना जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। रेस्ट जो हमारे 20% जो बच्चे होते हैं, 20% बच्चों का फोकस जो है ये होता है हमारा प्राइवेट जॉब की तरफ से। स्टार्टअप्स में हमारे मुश्किल से मान लो अब 5% बच्चे, और रेस्ट जो है हमारे 5% जो बच्चे हैं, 2 to 5% बच्चे जो है ये ही हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं वो किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, वो जाना चाह रहे हैं हमारे गवर्नमेंट सर्विस की तरफ। तो किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूँ कि आप अगर एक इंजीनियर हैं तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकता है। अब देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड के बच्चे, आप एक इंजीनियर हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके लिए अवसर कहाँ है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के अवसर कहाँ हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट और आजकल जो मोस्ट पॉपुलर अपॉर्चुनिटीज बोल लीजिए आप, जो कि गेट के बेसिस पे हुए जा रहे हैं एडमिशन आजकल, उसको हम लोग बोलते हैं PSU। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें 3 तरह की कंपनी है, महारत्ना है, नवरत्ना है, और मतलब मिनी रत्ना कंपनी जो होती है। अगर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें या ONGC की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, NPCIL की बात करें, या फिर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, मतलब इस तरह की तमाम कंपनीज हैं जिनको हम लोग PSUs के नाम से जानते हैं। और अगर आप एक इंजीनियर हैं तो इन सारे कंपनीज में, जिसको या तो आप मिनी रत्ना बोलिए या नवरत्ना बोलिए या महारत्ना बोलिए, इनमें आपके लिए एक अवसर है। आप यहाँ पे एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूट हो सकते हैं, यहाँ पे आप एज असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट हो सकते हैं। हर कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसीज है। इसमें चयन की प्रक्रिया है कि आपको गेट में एक अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मानो तो आप ड्रीम कम्स ट्रू जैसी जॉब है। इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, आप जितनी कंपनीज के नाम बताए मैंने वो सारी कंपनीज इसके अंदर आएंगी, चाहे ONGC हो, IOCL हो, पावर ग्रिड हो और इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, एनटीपीसी हो, ढेर सारी तमाम कंपनीज है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आपका होता है स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। हर स्टेट के थ्रू एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से वैकेंसी जाती है, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो। हर स्टेट के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर की और जूनियर इंजीनियर की हर साल वैकेंसीज निकालती है। वहाँ पे भी आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए तीसरा जो है आपका वो है आपका कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज अलग आती हैं, कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशंस अलग होती हैं। ये हर स्टेट पीएससी निकालती है, जिसको हम लोग चाहे वो उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के नाम से एक वैकेंसी जाती है, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपका चयन होता है। आप गेजेटेड पोस्ट पे आपका चयन होगा, आपकी तनख्वाह अच्छी होगी, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, तो ये आपके लिए तीसरी अपॉर्चुनिटीज है। देखिए चौथा होता है हमारा SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हर साल जूनियर इंजीनियर की बहाली होती है। किसकी बहाली होती है? जूनियर इंजीनियर की बहाली होती है। इसमें 3 ब्रांचेज अलाउड होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, और ये वैकेंसीज हर साल होती है। 2 स्टेज एग्जामिनेशंस हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। मीन्स आपको प्रीलिम्स के एग्जाम देने पड़ेंगे, फिर आपको कन्वेंशनल का पेपर देना पड़ेगा, और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू हर साल वैकेंसीज आती है। आप सिविल की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल्स की कंबाइंड इक्विपमेंट होती है। तो यहाँ पे भी अपने लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर सकते हैं। चौथा है आपका डिफेंस। देखिए डिफेंस जो है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, मतलब डिफेंस में भी इंजीनियर्स की आवश्यकता है। आप बस ये मत मानो कि डिफेंस में सिर्फ आर्मी काम करते हैं या हमारे देश के लिए जो वीर सिपाही हैं उन्हीं की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। चाहे वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो या आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन हो या आपके एफकेट के एग्जामिनेशन हो, इन सब में डिफेंस में आपको इंजीनियर्स की जरूरत होती है। इसमें जो 3 एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है एफकेट, दूसरा होता है आपका यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्कीम, और तीसरा होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। एफकेट का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्कीम एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आप डिफेंस में भी अपने लिए ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। तीसरा आपका है रेलवे। रेलवेज में आप हर साल सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पे बहाल हो सकते हैं, इसकी वैकेंसी आती है। उसके बाद है हमारे पास यूपीएससी। अब देखिए यूपीएससी जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके थ्रू आप या तो ईएससी के एग्जाम में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, या फिर आप आईएएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वो आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं। अगला आपका है CSIR साइंटिस्ट।
CSR मतलब CSR जो होती है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें हर साल साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है और उसके लिए भी बीटेक ग्रेजुएट्स की जरूरत है। तो आपको मैंने क्या बताया अभी तक? हमने बताया आपको आप या तो PSUs के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी ONGC, IOCL, पावर ग्रिड, जितनी भी कंपनी उसके लिए जा सकते हैं आप। स्टेट AE और JEE की आप तैयारी कर सकते हैं। आप कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। आप SSC JEE की तैयारी कर सकते हैं। आप डिफेंस में एफकेट, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्कीम और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा सकते हैं। आप रेलवेज में जा सकते हैं, UPSC में जा सकते हैं और CSIR में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई आपके गवर्नमेंट सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज। मतलब मैं बताऊं तो एक इंजीनियर हर लोकेशन पे अपने आप को फिट महसूस करता है, बशर्ते कि उसकी तैयारी उस लेवल की हो। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट जॉब्स में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। प्राइवेट जॉब्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, प्राइवेट में बेसिकली दो तरह के जॉब्स होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है नॉन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आप, जिसमें चाहे आप टेस्टिंग इंजीनियर बन जाइए या आप इथिकल हैकर बन जाइए या फिर आप प्रोग्रामर बन जाइए, आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन जाइए। मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं वो आप परस्यू कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं। या अगर आप दूसरी कंपनीज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, सर्विसेज की हो, प्रोडक्शंस की हो, उन सारे कंपनीज में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। चाहे आप यहाँ पे आपके लिए जो पोजीशन रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे आप या तो प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप क्वालिटी में जा सकते हैं, आप टेस्टिंग में जा सकते हैं और आप जा सकते हैं कमीशनिंग में जा सकते हैं। आप कमीशनिंग में जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसमें जो कंपनीज बहुत सारी हैं, अगर आप नाम कुछ गिनाना चाहें तो देखिए इसमें क्या है। आप चाहे वो रिलायंस की बात करें, या आप अदानी की बात करें, आप L&T इन्फोटेक की बात करें, या फिर आप हनीवेल की बात करें, मतलब जितने भी, आप सैमसंग की बात करें, जितने भी तरह की तमाम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटीज की कंपनी है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर इसमें जो जितने भी प्राइवेट जॉब्स हैं, इसमें देखिए इसकी ना प्रोसेस अलग है। गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशंस के थ्रू, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में तरीके अलग है। हर बच्चा प्राइवेट जॉब पा भी नहीं सकता क्योंकि उनके पास उतनी हुनर नहीं होती है। आप फ्रेशर्स होते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज देता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं एक तरीका बताऊँ आपको। देखिए, प्राइवेट जॉब्स में दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू चले जाओ, आपकी जहाँ से प्लेसमेंट हुई वहाँ से आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई, वो आपका प्लेसमेंट के थ्रू जॉब लग गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जिस भी कंपनीज में अपने लिए अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, सपोज करो आप टाटा पावर में अपने लिए अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, या वोल्टास में चाह रहे हो, या रिलायंस पावर में चाह रहे हो, तो आप क्या करें कि उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके कैरियर ऑप्शंस में जाके अपने रिज्यूम को अपलोड कर दें। जैसे रिक्रूटमेंट आएगी वो आपको इत्तला कर देंगे। या फिर तीसरा प्रोसेस ये होता है कि आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी के थ्रू जाएं, उनके पास वैकेंसीज होता है उनके पास, उनकी एक टाइप्स होती हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, और वो आपको एक सिलेक्शन का प्रोसेस दे सकते हैं। मतलब 3 प्रोसेस बताया मैंने आपको। या तो आप प्लेसमेंट के थ्रू चले जाइए, दूसरा प्रोसेस है कि आप किसी टॉप रैंक की जो कंसल्टेंसी है, चाहे वो naukri.com हो या फिर आपकी monster.com हो या sign.com हो, इस तरह की जो अच्छी कंसल्टेंसी है, आप पेड कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए। आप छोटे मोटे कंसल्टेंट को बिल्कुल ना पकड़ें क्योंकि वो सारे धोखेबाज होते हैं।
और तीसरा प्रोसेस है कि उसके कैरियर ऑप्शंस में जाके आप अपनी सीवी अपलोड करें, आपकी नौकरी लग जाएंगी। और ये प्रोसेस होता है प्राइवेट जॉब में जाने का। अगला जो प्रोसेस है वो है आपका कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना हो या फिर आपको हायर स्टडी जाना हो तो फिर आप कैसे कैसे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप हायर स्टडीज की बात करें तो हायर स्टडीज में बीटेक के बाद आप क्या करेंगे। बीटेक के बाद आप या तो एमटेक कर सकते हैं या एमएस कर सकते हैं। आप या तो एमटेक कर सकते हैं या फिर आप एमएस कर सकते हैं, या फिर आप एमटेक प्लस पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, मतलब या फिर आप इंटीग्रेटेड एमटेक भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीटेक भी होता है, इंटीग्रेटेड एमटेक भी होता है। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीटेक। आप एमटेक में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, मीन्स इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। आप कल आजकल तो बीटेक के बाद भी पीएचडी होने लग गई है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में जा सकते हैं, एमएस में जा सकते हैं। देखिए, इनके बहुत फायदे हैं। फायदा क्या है कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज आपका नॉलेज सबसे पहले अपग्रेड होता है। आप चीज़ों को उस डेप्थ तक समझ सकते हैं जिस डेप्थ में आप बीटेक में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और अगर चीज़ों में आपकी मतलब लर्निंग का स्कोप अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा सा इसका डाइवर्सिटी हो गया, थोड़ा सा इसका स्कोप बदल गया है। मैं आपको बताऊं कि आप जो भी कोर्सेज करें, चाहे वो बीटेक हो या एमटेक हो या पीएचडी हो या जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो, आप कोशिश करें कि एनआईआरएफ के जो टॉप 200 कॉलेजेस हैं उसी से करें। चाहे वो आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन हो या जो टॉप रैंक के कॉलेजेज हो, क्योंकि इनके करने के फायदे आपको अपने कैरियर के ग्राफ में ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। इसीलिए कि आप यहाँ वहाँ से कोई भी कोर्सेज ना करें। अगर आप इंजीनियर हैं तो गेट जरूर क्वालिफाई करें। इससे आपके टेक्निकल स्किल्स की एक मेजरमेंट का पता चलता है कि आप टेक्निकली कितने अच्छे हो। वो एक गेट, इसकी एक इंडिकेशन है। अच्छे खराब रैंक लाना वो अलग है। तो आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं हायर स्टडीज के नाम पे। इसके बाद आप बन क्या क्या सकते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके पास। आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट में बन सकते हैं या प्राइवेट में बन सकते हैं। आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप क्या और क्या बन सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। ये सब्जेक्ट में आपकी अच्छी नॉलेज हो जाए तो आप लेक्चरर बन सकते हैं। आप लेक्चरर बन सकते हैं। आप जेआरएफ में जा सकते हैं, आप एसआरएफ में जा सकते हैं, और आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एसोसिएट बन सकते हैं। मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हायर स्टडीज। मीन्स अगर आप बीटेक के बाद पीएचडी कर लेते हो तो आप पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हो, आप अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हैं और आपकी एजुकेशन में बहुत ज़रूरत है। आप आरएनडी में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जितनी लेबोरेटरीज है वहाँ पे भी आपका बहुत स्कोप है, तो आप आरएनडी में भी जा सकते हैं। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। जेआरएफ एसआरएफ में भी अच्छी तनख्वाह मिलती है आजकल। उसके लिए हर एक कॉलेज में वैकेंसीज निकलती है, आप अप्लाई करें, वहाँ पे आपका ये काम हो जाएगा। तो ये हो गई हायर स्टडीज़ की बात। और हायर स्टडीज़ मेरे हिसाब से आजकल हर बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि बीटेक में भीड़ की जमात बहुत ज़्यादा है। अगर आप हायर स्टडीज़ कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, आपके पास एक्सपर्टीज हो जाती है, आप बहुत जगह अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि
वो कोर्सेज जिसको कर लेने से हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। सपोज कीजिए आपने बीटेक करी, आपने ना गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करी, ना आपने प्राइवेट जॉब की तैयारी करी, ना आपने स्टार्टअप का कोई प्लान किया। देखिए स्टार्टअप के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाना है। स्टार्टअप हार्डली 5 से 10% बच्चों के मन में होता है, क्योंकि वो एक अलग तरह का प्रोसेस है। आपके पास इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे एक उम्दा अपॉर्चुनिटीज है अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हैं। और आपके पास अच्छे या नोटिसेबल आइडियाज हैं तो आप उनको जरूर डिस्कस करें अपने कलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और आप उसमें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अब कुछ मैं स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की बात करूंगा। अगर आप इन सब में से किसी की तैयारी नहीं करते, ना आपने हायर स्टडीज करी, ना आपने एमटेक करा, कुछ भी नहीं करा आपने, पर आपने इन सारे कोर्सेज पे फोकस करा, तब भी बीटेक के बाद आप एक सक्सेसफुल लाइफ के हकदार हो सकते हैं। तो अब देखिए वो क्या क्या कोर्सेज हैं। सबसे पहला है, अगर मान लो आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, और मान लो आपने प्रोग्रामिंग, आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, वो सी हो, C++ हो, या जावा हो, या SQL हो, या फिर आपके पास ये जितने भी होते हैं, या HTML हो। अगर आपको कोई ना कोई, अगर आपको पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी है, तो आप बेटे किसी भी ब्रांच से हो, आपको जॉब तो मिल ही सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ना करूं, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सीख लीजिए, वो आपकी जिंदगी चला सकता है मोर और लेस। दूसरा देखिए क्या है, ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइनिंग। या तो आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए या ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए, तब भी आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंजीनियर कहलाएंगे, आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। या तो आप इथिकल हैकर, या तो आप इथिकल हैकिंग का कोर्स कर लीजिए, इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेस आती हैं, कोई भी इंजीनियर कर सकता है, आराम से अच्छे इंजीनियर बन सकता है। अगला है आपका इसमें रोबोटिक्स, रोबोटिक्स की कोर्स कर सकते हैं आप। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम्स में जा सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं आजकल, इसमें जा सकते हैं आप। उसके बाद है सब जो इंपॉर्टेंट था आपका डेटा साइंस, और है एक डिजिटल मार्केटिंग। देखिए ये जो कोर्सेस है ना, डेटा साइंस के अंदर अगर आप बात करें तो आप ML सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, आप पाइथन सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं आप बिग डेटा सीख सकते हैं, आप AI सीख सकते हैं। मतलब जो डेटा साइंस है ना, ये आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कोर्सेस हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें आप, ग्राफिक्स और वेब डिजाइनिंग सीख लें, इथिकल हैकिंग सीख लें, रोबोटिक्स का कोई कोर्सेस कर लें, एम्बेडेड सिस्टम का कोर्सेस कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई कोर्सेस कर लें आप, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में ML, पाइथन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई कोर्सेस कर लें आप, डिजिटल मार्केटिंग के कोई कोर्सेज कर लें, तब भी आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज जो मैं आपको बता दूं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है।
अगला कोर्सेस है आपका NPTI। देखिए NPTI का मतलब होता है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज करवाए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन थर्मल पावर इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसमिशन एंड डिजाइन। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो पावर इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आप कोई सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं। अगला है आपका सीडेक। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सीडेक का फुल फॉर्म होता है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जहां से आप ढेर सारे अपने कोर्सेज कर सकते हैं। तो सीडेक के थ्रू भी बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं आप। अगला आपका है जीआईएस की कोर्सेज जो आपकी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, इस पे भी सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं। इस कोर्सेज को आप कर लीजिए, यहां से भी आपके लिए सक्सेसफुल करियर बन सकता है। अगला होता है निलाइट, NIELIT। ठीक है, निलाइट को पहले हम लोग क्या बोलते थे, निलाइट को हम लोग डोएक भी बोलते थे, DOEA डोएक। पहले इसको डोएक के नाम से जाना जाता था, तो निलाइट से भी आप कोर्स कर सकते हैं। आप कैड सीख सकते हैं। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो कोर्सेस हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए बताया मैंने आपको, या तो आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, C++, जावा, SQL, HTML, तो आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर बन सकते हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज बनेंगे आपके लिए। अगर आपने ग्राफिक्स या वेब डिजाइनिंग की कोर्सेज कर ली तो भी आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं। इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं आप, रोबोटिक्स की कोर्सेज कर सकते हैं आप, एम्बेडेड सिस्टम पे कोई सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं आजकल, वो कर सकते हैं आप। डेटा साइंसेस का जमाना है, आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो या पाइथन हो या बिग डेटा हो, इस पे कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं आप। डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स कर सकते हैं आप। NPTI से मैंने बताया नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बहुत ही यूनोनमस इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी का बहुत ही अभाव है। बीटेक के बाद डायरेक्टली इस कोर्सेज में जा सकते हैं आप। npti.ac.in की वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्स डालिए, आप पावर इंजीनियर जो भी हैं उसके जो कोर्सेज हैं हार्डली 9 to 12 मंथ्स के कोर्सेज हैं, आप कीजिए। आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो सारे अच्छे कंपनीज में होंगे। प्लेसमेंट के पैकेजेस 8 से 10 लाख का होता है, और NPTI हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 6 है, तो आप समझिए कि इसका कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो NTPC हो, अदानी पावर हो, रिलायंस पावर हो, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सीडेक से भी कोर्सेज कर सकते हैं। सीडेक का मैंने बताया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। सीडेक की वेबसाइट विजिट कीजिए आप, आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, वहां से आप कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। निलाइट की कोर्सेज कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले डोएक O लेवल O++ लेवल बोलते थे। निलाइट से भी कोर्सेज कर सकते हैं आप, ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ये कोर्सेज है। कैड का कोर्सेज कर सकते हैं, और भी सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम में क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई बीटेक करोगे कहाँ से, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, बीटेक के बाद कैरियर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बताया मैंने आपकी गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट, हायर स्टडीज एंड स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट सर्विस में आप कहाँ जा सकते हैं, प्राइवेट में कहाँ जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आपके पास क्या क्या कोर्सेस हैं। तो एक थ्रू आउट डिस्कशन था हमारे इस वीडियोस के माध्यम से। आप हमें ये बताइए कि निलाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें GPS की फुल फॉर्म बताइए, आप हमें ये बताइए कि कैड का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। अगर आपको और भी कोई कोर्सेज
की जानकारी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। इस वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।